नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारी चल रही थी भारत की सिंचाई परियोजनाएं, जिसके अंदर हमने दो सिंचाई परियोजनाएं पढ़ चुके थे। एक थी नर्मदा और दूसरी थी बांका नागल। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजनाएं थी। इसके बाद में आगे शुरू करते हैं, तो आज इनको कंप्लीट करेंगे। पहले मेन उनको देख लेते हैं, इसके बाद छोटी बड़ी जितनी भी है वो सब लिखवा दूंगा। वैसे तो ये टॉपिक लिखने वाला ही है, तो साथ साथ इनके लिखते भी लेना, नोट्स बनाते रहना। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी भारत के अंदर सिंचाई परियोजनाओं की। भारत के अंदर सिंचाई परियोजना क्यों जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी, कितने भागों में बांटा गया, सब बता दिया है। आज सीधी शुरुआत करते हैं 2 के बाद नंबर 3 से। नंबर 3 पे आती है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना साथ साथ लिखते रहना, साथ ही नोट्स ही मान लो, ऐसे ही लिखवा दूंगा और ज्यादा कोई समझ आने वाली बात नहीं इनके अंदर। ये तो सिर्फ रटनी है, अच्छे से इनको याद कर लेना। तो देखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी के ऊपर है। बात करें नदी की, तो ये नदी है महानदी। नदी नहीं, ये महानदी है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। महानदी में उड़ीसा के ऊपर एक बांध बनाया, उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा के संबलपुर में बांध बनाया गया है। तो बांध का नाम क्या है? बांध वही बांध जो परियोजना का नाम है, हीराकुंड बांध। महानदी के ऊपर है। कहां बांध का नाम है? हीराकुंड बांध। कहां है? उड़ीसा में संबलपुर के ऊपर। ये बांध बहुत बड़ा बांध है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। यानी कितना बड़ा है? सबसे बड़ा बांध भारत का सबसे बड़ा, वैसे लंबाई में बड़ा है ये, यानी कह सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा है, कितना लंबा है? ये है 4801 मीटर लंबा। इसकी लंबाई है 4801 मीटर, यानी 4801 मीटर इस बांध की लंबाई है। स्थित कहां है? ये उड़ीसा के संबलपुर के अंदर स्थित है ये। अब देखिए इस बांध का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1957 के अंदर। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें और इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो इसकी ऊंचाई मानी जाती है 60 से 61 मीटर। 60 से 61 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। लंबाई आपको बता दी 4801 मीटर ऊंचाई है इसकी, 60 से 61 मीटर, 60 या 61 मीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 83,400 वर्ग किलोमीटर। 83,400 वर्ग किलोमीटर। इस बांध से क्या होती है? सिंचाई भी होती है और इससे विद्युत उत्पादन भी होता है। तो इससे विद्युत उत्पादन कितना होता है? इस बांध से विद्युत उत्पादन वो होता है 347 मेगावाट का। 347 मेगावाट का इस बांध से क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है, यानी जल विद्युत का उत्पादन होता है 347 मेगावाट। इसके अलावा इस परियोजना के अंदर 2 छोटे बांध और है, जिनका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ नाम देखेंगे। तो एक नाम है टिक्करपाड़ा अन्य बांध। अन्य बांध में 2 बांध है। नंबर 1 पर आता है टिक्करपाड़ा बांध और नंबर 2 पे आता है नाराज बांध। ये बांध क्या है? नाराज है। तो ये थी कौन सी? हीराकुंड परियोजना। स्थित कहां है? नदी देखें तो नदी है महानदी। कहां स्थित है? उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का सबसे लंबा बांध, 4801 मीटर लंबाई है इस बांध की। कब बनकर तैयार हुआ? 1957 में ये बनकर तैयार हुआ। ऊंचाई है 60 या 61 मीटर। क्षेत्रफल है
83,400 वर्ग किलोमीटर, 83,400 वर्ग किलोमीटर विद्युत उत्पादन होता है 347 मेगावाट का। और इसके अलावा इस परियोजना के अंदर अन्य 2 बांध है, टिक्करपाड़ा बांध और नाराज बांध, टिक्करपाड़ा बांध और नाराज बांध। तो ये थी हीराकुंड परियोजना, या स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। इसके आगे देखते हैं, इसके ये होगी हीराकुंड परियोजना, इसके आगे है गंडक परियोजना। नंबर 4 लगाकर लिखो गंडक परियोजना। नंबर 4 पर लिखो गंडक परियोजना। सब सीधी सी बात है, गंडक नदी है तो ये गंडक नदी के ऊपर ही होगी, तो नदी आ गई गंडक। नदी कौन सी होगी? गंडक। किस नदी के ऊपर है गंडक परियोजना? गंडक नदी के ऊपर है। इसके अलावा किस राज्य की है? तो ये बिहार प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है। बिहार प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना। अब देखिए, आपको पता है गंडक नदी है, ये कहां से आती है? नेपाल से आती है। नेपाल से होकर आती है, तो उसके ऊपर अगर बांध बनाएंगे तो अपने इसको क्या है कि नेपाल के साथ कोई समझौता करना पड़ेगा। तो इसी का समझौता हुआ था 1959 के अंदर। 1959 में भारत प्लस नेपाल का समझौता हुआ था। गंडक नदी के जल विवादन को लेकर 1959 में भारत और नेपाल को का क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और इसी समझौते के तहत इसका कुछ लाभ क्या है? नेपाल को भी मिलता है। लाभ किसे मिलता है? नेपाल को। गंडक परियोजना कोई खास नहीं, इतना ध्यान रखना। नदी गंडक नदी है, किस राज्य के अंदर ये ध्यान रखना, बिहार और यूपी की। किस देश के मध्य समझौता हुआ? नेपाल के साथ अपना क्या हुआ? समझौता हुआ। कब हुआ? 1959 के अंदर। कब हुआ? 1959 के अंदर। ये है गंडक नदी। उतार लो, बना स्क्रीनशॉट लो, सुन लो। एक और इसके आगे लिखो कोसी, कोसी परियोजना। नंबर 5 पर लिखो कोसी परियोजना। कोसी परियोजना नंबर 5 पर आ गई कोसी परियोजना। ये कौन सी नदी पर है? वो गंडक नदी पर। तो ये कौन सी होगी? कोसी परियोजना, कोसी नदी के ऊपर। सॉरी श्रीमान। कोसी परियोजना कोसी नदी के ऊपर कहां स्थित है? सभी को पता है, बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। तो ये कहां पर होगी? कोसी बिहार के अंदर। कहां पर होगी? बिहार के अंदर। इसके साथ कौन होगा? बिहार। और कहां से आती है कोसी नदी? नेपाल से आती है। तो इसके मध्य क्या होगा? नेपाल और बिहार के मध्य समझौता, यानी बिहार व नेपाल के मध्य समझौता। बिहार और नेपाल के मध्य समझौता हुआ। और बिहार में इसका क्या हुआ? बिहार में ये परियोजना चलाई गई। और अब इसी किसके सहयोग से? नेपाल के सहयोग से। नेपाल के सहयोग से बिहार में ये परियोजना चलाई गई। कौन सी परियोजना? कोसी परियोजना। अब देखिए, इस परियोजना को किसके सहयोग से चलाया गया है? नेपाल के सहयोग से चलाया गया है। तो नेपाल को भी कुछ ना कुछ इसका लाभ होगा। तो इसके ऊपर एक बैराज है, हनुमान बैराज। हनुमान बैराज। और उस हनुमान बैराज से नहरें निकालकर कहां ले जाई गई है? नहरें निकालकर कहां ले जाई गई? नेपाल के अंदर। और नेपाल में इससे क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। तो बिहार की कोसी परियोजना से किसको लाभ होता है? नेपाल को भी लाभ होता है। और कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक किस कारण से? क्योंकि इसके अंदर बाढ़ वगैरह आ जाती थी, तो बिहार में काफी बदहाली हो जाती थी। नंबर 6 पर लिखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। इसको अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझ भी लेना। बाकी ये तो रटने वाली चीज मान लो। नंबर 6 हो गया ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कई राज्यों के अंदर फैली हुई। इसका प्राचीन नाम है इसका राजस्थान नहर। राजस्थान नहर यानी नहर को इंग्लिश में बोला जाता है कैनाल, तो इसे बोला जाता था राजस्थान कैनाल, जैसे बोला जाता है राजस्थान नहर। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना, इसको अच्छे से याद कर लेना। किस किस नदी का जल आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आता है रावी प्लस व्यास प्लस सतलज का। रावी, व्यास व सतलज नदी के जल को लेकर इसके अंदर क्या हुआ, समझौता हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रावी, व्यास और सतलज नदी के जल का क्या हुआ, समझौता हुआ। इसकी परिकल्पना क्या करी थी महाराजा गंगा सिंह ने। परिकल्पना यानी इसका विचार किया था कि इन नदियों का पानी कहाँ लाया जाए, राजस्थान में लाया जाए, वो भी पश्चिमी राजस्थान में लाया जाए। तो इसकी परिकल्पना क्या की थी महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इसकी परिकल्पना तैयार की थी, लेकिन इसका कार्य किया था उन्हीं के पुत्र शार्दुल सिंह ने। कार्य किया शार्दुल सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इसका क्या किया, इसकी परिकल्पना तैयार की, यानी इसका आधार ढांचा तैयार किया कि इसे हम करके इसका पानी ला सकते हैं। और इसके ऊपर कार्य किसने किया, महाराजा इन्हीं के पुत्र महाराजा शार्दुल सिंह ने। इसके बाद में देखिए इसकी नींव कब रखी गई। इसकी नींव रखी गई थी 31 मार्च को। 31 मार्च 1958 को 31 मार्च 1958 को इसकी नींव रखी गई। और किनके द्वारा रखी गई, तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। नींव रखी गई 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसकी नींव रखी गई, यानी और इसकी नींव कहाँ रखी गई थी, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 31 मार्च 1958 को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई, 31 मार्च 1958 को। किन्होंने रखी, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने। अब देखिए 31 मार्च 1958 आया है, नहर का कार्य चला है राजस्थान के अंदर। तो 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान में नहर निकाय बोर्ड का गठन किया गया था। कब, 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान में क्या किया गया, नहर निकाय बोर्ड का गठन। नहर निकाय बोर्ड का गठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट टाइम बात लिख लेना, 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर निकाय बोर्ड का गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। अब देखिए इसकी नींव रखी और इसका उद्घाटन किया गया, यानी 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या रखी गई, नींव रखी गई। फिर इसका उद्घाटन किया गया 11 अक्टूबर 1961 को। 11 अक्टूबर 1961 को
किन्होंने किया इसका उद्घाटन? तो उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया था, यानी 11 अक्टूबर 1961 को उद्घाटन किया गया तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। नींव किन्होंने रखी? गोविंद बल्लभ पंत ने, गृह मंत्री थे, और उद्घाटन किन्होंने किया? राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। कहाँ किया? नोरंगदेसर। नोरंगदेसर पड़ता है हनुमानगढ़ के अंदर। इसका उद्घाटन कहाँ किया? नोरंगदेसर। और ये नोरंगदेसर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। नोरंगदेसर हनुमानगढ़ में क्या किया? इसका उद्घाटन किया। इसके अंदर सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा गया? तीनों डेट ध्यान कर लेना। इसके अंदर सर्वप्रथम पानी छोड़ा गया था। सर्वप्रथम इसके अंदर पानी कब छोड़ा गया? तो वो छोड़ा गया था, ये कब? 31 मार्च को क्या हुआ? इसकी नींव रखी गई। 11 अक्टूबर को क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। अब पानी कब छोड़ेंगे इसके अंदर? तो इसके अंदर पानी छोड़ा गया था 6 सितंबर को। 6 सितंबर 1961 को इसके अंदर क्या हुआ? पहली बार इंदिरा गांधी नहर के अंदर क्या छोड़ा गया? पानी छोड़ा गया। पहली बार 6 सितंबर 1961 को, 6 सितंबर 1961, 6 सितंबर 1961 को इसके अंदर क्या है? पहली बार पानी छोड़ा गया। नींव कब रखी? 31 मार्च 1958 को। उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को। पहली बार पानी 6 सितंबर 1961 को इसके अंदर छोड़ा गया। इसके उपनाम काफी है, जैसे राजस्थान के अंदर आती है, मरुभूमि के अंदर आती है, तो इसे बोला जाता है राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान की मरुगंगा। साथ साथ लिखते रहना। उपनाम देखें इसके, तो इसके उपनाम है राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान की मरुगंगा क्योंकि राजस्थान में आती। रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, और इसे बोला जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। इसका बहुत महत्व है राजस्थान के अंदर। आगे बताऊंगा जैसे जैसे इसको पूरा पढ़ेंगे, जितनी इसकी छोटी बड़ी बातें सब पढ़ेंगे। बहुत रोल है इसका राजस्थान के अंदर। तो इसे बोला जाता है राजस्थान की मरुगंगा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, यानी राजस्थान की लाइफ लाइन भी इसको बोला जाता है। ये इसकी उपनाम है। इस नहर का निर्माण क्या हुआ? 2 चरणों के लिए हुआ। अब पेज ले लेते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट। इसका निर्माण क्या हुआ? 2 चरणों के अंदर हुआ। अलग अलग इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 2 चरणों के अंदर निर्माण इसका हुआ, 2 चरणों में। पहला चरण, पहले चरण के अंदर क्या है? फीडर नहर बनाई गई। और यह फीडर नहर कहां से थी? यह नहर सतलज व्यास नदी के संगम, जहां पर हरिके विराज है, वहां से लेकर कहां तक लाई गई? ये लाई गई मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक। यानी प्रथम चरण में यह नहर सतलज प्लस व्यास के संगम, व्यास नदियों के संगम स्थल हरिके विराज से, हरिके विराज से राजस्थान में मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक लाई गई। पहले चरण के अंदर फीडर नहर का निर्माण हुआ, जो कहां से कहां तक आ गई? ये पंजाब के अंदर पड़ता है। कौन सा? हरिके विराज। हरिके विराज कहां पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। यानी पंजाब, हरिके विराज पंजाब से निकाल कर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक इसको लाया गया प्रथम चरण के अंदर। इसके अंदर इसकी लंबाई देखें, इसकी लंबाई
तो पंजाब, पहले पंजाब में जाएगी, इसके बाद में कहा जाएगी हरियाणा में जाएगी, और इसके बाद कहा आएगी राजस्थान में आएगी। तो इसकी लंबाई है पंजाब के अंदर 140 किलोमीटर, हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई थी 35 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 19 किलोमीटर। टोटल मान लो कुल लंबाई कितनी होगी, इसकी कुल लंबाई हो गई 204 किलोमीटर। टोटल देख लो 204 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई। पंजाब के अंदर 140, हरियाणा के अंदर 35 और राजस्थान के अंदर 19 किलोमीटर कुल लंबाई होगी इसकी 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर क्या होगी इसकी कुल लंबाई। ये थी फुटन नहर, प्रथम श्रेणी के अंदर थी। इसके बाद में कुछ मुख्य नहर भी बनाई गई। मसीता वाली हेड से निकालकर इसे बीकानेर के अंदर भी ले जाया गया। वो भी कहां थी, प्रथम श्रेणी के अंदर। मसीता वाली हेड से निकालकर बीकानेर के छत्तरगढ़ तक इसे ले जाया गया, और वो भी कहा ही, प्रथम श्रेणी के अंदर। तो ये लिख लो, इसके बाद में आगे करते हैं। फिर देखो पहला चरण था, पहले चरण के अंदर सतलज व्यास के संगम से इसे निकाला, और कहां तक ले, हरिके बैराज से इसके निकालकर मसीता वाली हेड तक ले गए। इसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर। इसके बाद में इसे मसीता वाली हेड से आगे कहां ले जाया गया, छत्तरगढ़, और छत्तरगढ़ पड़ता है बीकानेर के अंदर। छत्तरगढ़ बीकानेर तक ले जाया गया मसीता वाली हेड से, छत्तरगढ़ बीकानेर, और इसकी लंबाई थी 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। यानी प्रथम चरण के अंदर टोटल नहर की लंबाई कितनी होगी, 204 ये होगी, 189 होगी, जितनी होगी इतनी टोटल कर लो। ये कितनी होगी, कहां से कहां तक होगी, फिर ये होगी हरिके बैराज से छत्तरगढ़ बीकानेर तक। हरिके बैराज से छत्तरगढ़ बीकानेर तक क्या होगी, गंग नहर प्रथम चरण की, सॉरी इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण के अंदर। इसके बाद में द्वितीय चरण आया, ये उतार दिया होगा। इसके बाद में आया दूसरा चरण। दूसरा चरण अब नहर कहां तक पहुंच गई, बीकानेर के अंदर छत्तरगढ़ तक नहर पहुंच गई। इसके बाद में अब दूसरा चरण आया है, तो दूसरे चरण में छत्तरगढ़ से शुरुआत होगी। ये नहर फिर गई छत्तरगढ़ से, छत्तरगढ़ बीकानेर से, छत्तरगढ़ बीकानेर से कहां गई, जैसलमेर में गई, और जैसलमेर में कहा गई, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। छत्तरगढ़ बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक गई। किस चरण में, दूसरे चरण के अंदर। इसकी लंबाई थी 256 किलोमीटर, लंबाई 256 किलोमीटर। इसके आगे इसको ले जाया गया, यानी पहले इसका 0 पॉइंट था मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर, अब इसका 0 पॉइंट है गडरा रोड बाड़मेर के अंदर। यानी फिर इसे मोहनगढ़ से आगे कहां लाया गया, गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर। ये क्या इसका 0 पॉइंट है। इसकी लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर। अब मोहनगढ़ जैसलमेर से इसको गडरा रोड बाड़मेर तक लाया गया, इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। अब ये गडरा रोड बाड़मेर है, ये क्या इसका 0 पॉइंट, 0 पॉइंट या इसका समाप्ति स्थल, यानी इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट या समाप्ति स्थल कौन सा है, गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर। पहले कौन सा था, मोहनगढ़ जैसलमेर। अब इसके बाद में देखो ये इंदिरा गांधी नहर हो गई। अब इसका कुल लंबाई, यानी इंदिरा गांधी नहर की वहां हरिके बैराज से लेकर इसे घुमाते हुए गडरा रोड बाड़मेर तक लाए, तो इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई 649 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। और देखिए इसका नाम पहले मैंने आपको बताया था क्या था, राजस्थान कैनाल या राजस्थान नहर था। तो इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर। कब रखा गया इसका नाम, इसका नाम रखा गया था 2 नवंबर 1983 को, 2 नवंबर 1984 को
इसका नाम क्या रखा गया? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम कब रखा गया? 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को। अब देखिए ये नहर है, ये तो होगी मुख्य नहर। ये क्या होगी? मुख्य नहर होगी। अब इसकी शाखाएं निकलती है। अब इसकी शाखाएं निकलेगी तो इसकी 9 शाखाएं है। कितनी शाखा है? 9 शाखा है। उनको अलग से करेंगे। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखा। जैसे रावसर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, ये इसकी ऐसे 9 शाखाएं हैं। 9 मुख्य शाखाएं। इनको रट देना अच्छे से, सुंदर समझना की होनी, सीधे रटा मार दियो। 9 शाखाएं हैं। तो पहली शाखा है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा पहली शाखा, यानी एकमात्र शाखा जो किस ओर से निकलती है? दाएं या बाएं? कौन सी साइड से निकलती है? बाईं ओर से। एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं ओर से निकाली गई है। बाईं ओर से निकाली गई, इस साइड से निकाली गई है। बाईं ओर से निकाली गई है तो इसकी सिंचाई कहां पर होगी? तो इसकी सीधी सी बात है, सिंचाई कहां पर होगी? हनुमानगढ़ के अंदर। तो इसकी सिंचाई मुख्य रूप से कहां होगी? हनुमानगढ़ के अंदर। नंबर 2 पे आती है अनूपगढ़ शाखा। नंबर 2 पे आ गई, ये नंबर 2 पे आती है सूरतगढ़ शाखा। सिंचाई होती है इसकी गंगानगर के अंदर। नंबर 3 पे आ गई अनूपगढ़ शाखा। इसकी सिंचाई भी कहां होती है? गंगानगर के अंदर। नंबर 4 पर आ गई पुंगल शाखा। अब पुंगल कहां है? बीकानेर के अंदर। तो इसकी सिंचाई कहां होती है? बीकानेर के अंदर। फिर आ गई दादोर, बीकानेर के अंदर। दादोर शाखा ये भी कहा है? बीकानेर के अंदर। दादोर बीकानेर के अंदर। इसके बाद में नंबर 6 पर आ गई बिशनपुर शाखा। और बिशनपुर शाखा ये कहां पर है? ये भी बीकानेर के अंदर। बिशनपुर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। 1 2 3 ठीक, 1 2 3 आ गई। अब आएगी नंबर 7 पर आ गई सारणमल है या सारणमल गोपा? ये हाँ सारणमल है, सारणमल शाखा। नंबर 7 को लिखो सारणमल शाखा। ये है बीकानेर प्लस जैसलमेर के अंदर। इसकी सिंचाई कहां पर होती है? बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में रह गई शहीद बीरबल। शहीद बीरबल शाखा, और इसकी सिंचाई होती है जैसलमेर के अंदर। और नंबर 9 पर रह गई सागरमल गोपा। और ये भी कहा है? जैसलमेर के अंदर। नंबर 9 पर कौन सी होगी? सागरमल गोपा। नंबर 1 पर रावतसर, नंबर 2 पर सूरतगढ़, 3 पर अनूपगढ़, फिर पुंगल, फिर दादोर, फिर बिशनपुर, फिर सारणमल, फिर शहीद बीरबल, और नंबर 9 पर आ गई सागरमल गोपा, जिसकी कहा होती है जैसलमेर के अंदर। इससे सिंचाई होती है। अब देखिए मोहनगढ़ है, तो मोहनगढ़ में इससे क्या है? 2 नहरें निकाली गई है। 2 बड़ी नहरें निकाली गई मोहनगढ़ के अंदर। कौन सी? लीलवा, दिद्दा और बरकतुल्ला खां।
मोहनगढ़ में जो नहरें निकाली गई है, कौन कौन सी? एक ये निकाल दी, ये है लीलवा दिद्दा और ये है बरकतुल्ला खां। जिसका वर्तमान में नाम है बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव शाखा। बाबा रामदेव जी के नाम पर इसकी है बाबा रामदेव शाखा। ये कहां से निकाली गई? ये निकाली गई है मोहनगढ़ से। दो शाखा निकाली गई है, एक लीलवा दिद्दा और एक बरकतुल्ला खां। अब देखिए इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें, वो 2 शाखा थी, 7 लिफ्ट नहरें हैं। फिर इसके बाद में इनके नए नाम पुराने नाम यानी बहुत लोग चले। तो ये देखो इसकी 7 लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें। इससे 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई। इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनके पहले अलग नाम अलग थे, अब नाम चेंज हो गए। तो इनको तो एक सारणी के लिए दिखा देता हूं आपको। ये 7 लिफ्ट नहरें याद कर लेना। नंबर 1 पर यहां पर पहले ले लेता हूं मैं प्राचीन नाम, फिर यहां पर आ जाएगा नया नाम या वर्तमान में नाम, और यहाँ पर आगे आपके जिले, किन जिलों के अंदर सिंचाई होती है। तो नंबर 1 पे आती है लूणकरणसर। लूणकरणसर शाखा नहीं, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। लूणकरणसर लिफ्ट नहर, और इस लिफ्ट नहर का वर्तमान में नाम है लूणकरणसर। लूण को भूल जाओ, कै को याद रखो, कैसे हो गई कुंवर सेन। कुंवर सेन लिफ्ट नहर किन जिलों के अंदर है? तो ये है गंगानगर प्लस बीकानेर। लूणकरणसर, कुंवर सेन, गंगानगर, बीकानेर। लूणकरणसर, कुंवर सेन, गंगानगर। नंबर 2 पे आती है, ये आ गई नंबर 2 पे नौहरसावा। लूणकरणसर नौहरसावा। नौहरसावा लिफ्ट नहर, इसका वर्तमान में नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, वर्तमान में नाम किसका है? नौहरसावा। यानी नौहरसावा कौन सा है? चौधरी कुंभाराम। नौहरसावा कौन जाता है? चौधरी कुंभाराम। और ये कौन से जिलों में है? ये है हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर प्लस चूरू, झुंझुनू प्लस बीकानेर। इसके बाद में नंबर 3 पे आती है गजनेर। गजनेर लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर क्यों है? लिफ्ट नहर है यानी कि यह मुख्य नहर है और अब पानी नहर के अंदर डाल लीजिए वो, लेकिन यह ऊंचाई के अंदर है तो आप लिफ्ट में पानी डाल लीजिए वो, यानी नीचे नहर ऊंची नहर के अंदर आप लिफ्ट के जरिए पानी डाल लीजिए तो वह होगी लिफ्ट नहर। ठीक है, तो ये है लिफ्ट नहर। 7 लिफ्ट नहर है। नंबर 3 पर है गजनेर लिफ्ट नहर। इसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर इसका नया नाम है। कौन कौन से जिलों के अंदर ये बहती है? ये बहती है बीकानेर प्लस जैसलमेर। बीकानेर और गजनेर। इसके बाद में नंबर 4 पर आ गई आपकी फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर को क्या बना दिया? गुरु जम्बेश्वर। फलोदी लिफ्ट नहर, इसका नया नाम है गुरु जम्बेश्वर।
लिफ्ट नहर, गुरु दम्बेश्वर लिफ्ट नहर, ये कौन कौन से जिलों के अंदर इसका पानी जाता है, कौन कौन से जिलों में बहती है? ये बहती है बीकानेर, जैसलमेर, फिर जाती है जोधपुर के अंदर। बीका प्लस जैसल प्लस जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर ये जाती है। नंबर 5 पर आती है कोलायत। कोलायत कहा जाएगा करनी। कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम हो गया है करणी सिंह, करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। और ये कहां पर जाती है? बीकानेर प्लस जोधपुर के अंदर, बीकानेर प्लस जोधपुर के अंदर डॉक्टर करणी सिंह। नंबर 6 पर आ गई आपकी पोखरण लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर, ये इसका नाम हो गया है जयनारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और इससे सिंचाई कहां पर होती है? जोधपुर प्लस जैसलमेर। नंबर 7 पर आ गई आपकी, नंबर 7 पर आती है बागड़सर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम है वीर तेजाजी। लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इससे सिंचाई होती है बीकानेर के अंदर। ये थी 7 लिफ्ट नहर किसकी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहरें। सबके नाम चेंज कर दिए, अलग अलग नाम कर दिए, नए और पुराने दोनों में से कौन सा भी पूछ सकता है। और जिले तो लगभग ध्यान रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लो तो भी याद रह जाएंगे, इसको ही लागे जिला में तो। लेकिन नया और पुराना नाम अच्छे से याद कर लियो। लूणगढ़ कुंवर सेन, नौरसाला चौधरी कुंभाराम, गजनेर पन्नालाल, फलोदी गुरु दम्बेश्वर, कोलायत डॉक्टर करणी सिंह, पोखरण जयनारायण व्यास और बागड़सर होगी वीर तेजाजी। ये थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सारी मिला दें, छोटी मोटी सारी अगर नहर मिला दें तो इसकी लंबाई होती है, कुल लंबाई IGNP की कुल लंबाई 9,413 किलोमीटर, 9,413 किलोमीटर क्या होती है इसकी कुल लंबाई होती है। अगर कहीं पता होनी पहले कमेंट करके जरूर बताइए, हाँ मैंने पता हुई बात हो। तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 9,413 किलोमीटर, 9,413 किलोमीटर। एक बात और लिख लो, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर विश्व की, इंदिरा गांधी नहर विश्व की पहली नहर परियोजना जिसके वन क्षेत्र के अंदर क्या किया गया? वन सेना का गठन किया गया। IGNP के अंदर क्या किया गया? वन सेना का गठन। विश्व में पहली बार वन सेना का गठन किस क्षेत्र के अंदर किया गया? IGNP क्षेत्र के अंदर। IGNP क्षेत्र के अंदर क्या किया गया? वन सेना का गठन किया गया। कितना नंबर या कौन सी गाय? हीराकुंड 3 नंबर हीराकुंड। उसके बाद में गंडक, कोसी और फिर इंदिरा गांधी, यानी 6 होगी। नंबर 7 पर लिखो व्यास नदी घाटी परियोजना। नंबर 7 पे लिखो व्यास नदी घाटी परियोजना। लिखो 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 जल्दी लिखो। नंबर 7 के ऊपर व्यास नदी घाटी परियोजना। नंबर 7 व्यास नदी घाटी योजना।
साधारण सी बात है, व्यास नदी घाटी परियोजना यानी किस नदी के ऊपर होगी? ये व्यास नदी के ऊपर होगी। कौन सी नदी आ गई? इसके नाम के अंदर ही आ गया, नदी आ गई, व्यास नदी। नदी है व्यास। किन किन राज्यों को इसका लाभ मिलेगा? तो इसके अंदर आ जाएंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य आ गए, राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। चार राज्य हुए। कौन सी नदी? व्यास नदी। राज्य कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये 4 क्या हो गए? राज्य। हिमाचल प्रदेश केवल इसका विद्युत उत्पादन लेता है, केवल विद्युत उत्पादन। हाँ, 30 एक है, सारी करवाऊंगा, एक सारी करूंगा सारी। तो इसका हिमाचल प्रदेश क्या लेता है? केवल विद्युत उत्पादन। इसके बाद में इस परियोजना के तहत क्या किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को गर्मियों के अंदर क्या किया गया? पानी दिया गया, यानी गर्मियों के अंदर पानी की कमी हो तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी दिए गए। इसके अंदर हिमाचल प्रदेश में बांध बनाया गया जिसका नाम है पोंगा बांध। और इस पोंगा बांध से गर्मियों में आईजीएनपी को जल आपूर्ति करवाई गई। जलापूर्ति करवाई जाती है आईजीएनपी को इस बांध से, पोंगा बांध के जरिए इससे जलापूर्ति करवाई जाती है। देखिए, रावी, व्यास, सतलज मुख्य नदी है व्यास। इसके अलावा इसके अंदर पानी आता है रावी, व्यास, सतलज, और इनके मध्य एक समझौता हुआ था इन नदियों के जल को लेकर, जिसे बोला जाता है राजीव गांधी और लोगोवाल का समझौता। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता हुआ था। यानी किस किस नदी के जल को लेकर? रावी, व्यास और सतलज। रावी प्लस व्यास प्लस सतलज नदी के जल के समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1986 के अंदर। 1986 में इनका क्या हुआ था? समझौता। किन किन के मध्य हुआ था? तो राजीव गांधी प्लस लोगोवाल के मध्य समझौता हुआ था। तो इस समझौते के तहत एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम था इराड़ी आयोग। इराड़ी आयोग। और इस इराड़ी आयोग ने क्या किया कि जल का विभाजन किया। हिमाचल प्रदेश तो केवल विद्युत लेगा, इसका कोई जल में रोल नहीं है। तो इन 3 राज्यों के मध्य जल का विभाजन किया किसने? इराड़ी आयोग ने। तब स्थापना 1986 में राजीव लोगोवाल समझौते के मध्य किस आयोग का आयोग बनाया गया? इराड़ी आयोग बनाया गया। और उसने क्या किया? जल का फिर विभाजन किया। जल का विभाजन इसने कैसे किया? ये ले लिया राजस्थान, ये ले लिया पंजाब और ये ले लिया हरियाणा। इन तीनों के मध्य इसने क्या किया? जल विभाजन किया। राजस्थान को दे दिया 8.6 मेगा एकड़ फीट जल दिया गया। राजस्थान को जल दिया गया 8.6 मेगा एकड़ फीट। पंजाब को दिया गया 5.0 मेगा एकड़ फीट और हरियाणा को दिया गया था 2.3 मेगा एकड़ फीट जल। हिमाचल प्रदेश केवल विद्युत लेगा, जल नहीं लेगा। और इन तीनों के मध्य इराड़ी आयोग ने क्या कर दिया? जल का विभाजन कर दिया। अब इस परियोजना के तहत इसके ऊपर 2 बांध बनाए गए थे। एक तो था पोंगा बांध और नंबर 2 पे आ जाता है देहर बांध। नंबर 2 पे देहर बांध। पोंगा बांध से विद्युत उत्पादन होती है 396 मेगावाट। 396
मेगावाट विद्युत उत्पादन इससे पोंगा बांध से होती है, और देहर बांध से होती है 900 मेगावाट। 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है 900 मेगावाट। तो ये थी आपकी व्यास नदी घाटी परियोजना। दोबारा एक बार देख लो, व्यास नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी है? मुख्य नदी है व्यास नदी। मुख्य नदी है व्यास नदी। व्यास नदी घाटी परियोजना कौन कौन से राज्यों के मध्य है? 4 राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या लेगा? केवल विद्युत लेगा, तो इसको अलग छोड़ो, ये केवल विद्युत लेगा। हिमाचल प्रदेश में पोंगा बांध है, जिसके जरिए गर्मियों के अंदर क्या है, ऋतुराज में IGNP को पानी पहुंचाया जाता है, गर्मियों में पानी पहुंचाया जाता है। इन तीनों नदियों के जल का एक समझौता हुआ था 1986 के अंदर, राजीव गांधी प्लस लोंगोवाल के मध्य। इसके मध्य समझौते के तहत एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था इराडी आयोग। इस इराडी आयोग ने तीनों राज्यों के मध्य क्या किया? जल का विभाजन किया। राजस्थान को दिया 8.6 मेगा एकड़ फीट जल, हरियाणा को दे दिया 2.3 मेगा एकड़ जल फीट, और पंजाब को दे दिया 5 मेगा एकड़ फीट जल दे दिया। और इन दो बांध है, देहर बांध और पोंगा बांध। पोंगा बांध से 396 मेगावाट विद्युत, और देहर बांध से 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। तो ये थी व्यास नदी घाटी परियोजना। छाप ले और की कर दो, छाप लियो। बाद में लिखो चंबल नदी घाटी परियोजना। नंबर 8 पर लिखो चंबल नदी घाटी परियोजना। 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 चंबल नदी घाटी परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस नदी के ऊपर है? ये चंबल नदी के ऊपर है। चंबल नदी के ऊपर है। किस राज्य के, किस राज्य के मध्य है? तो ये है, राज्य के अंदर आ जाएगा राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। 50% दोनों की हिस्सेदारी है। 50% दोनों की हिस्सेदारी है। किस नदी के ऊपर? चंबल नदी, राज्य राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 के अंदर, यानी 1953-54 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 1953-54 के अंदर, और इसका निर्माण हुआ था 3 चरणों के अंदर। 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। पहला चरण लिखो, प्रथम चरण। प्रथम चरण चला था 1953 से 1960 के मध्य। 1953 से 60 के मध्य कौन सा चरण चला? पहला चरण। इसके अंदर 2 बांध बनाए गए थे। 2 बांध बनाए गए। किस नदी के ऊपर? चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी के ऊपर प्रथम चरण में 1960 से 1953 से 1960 के मध्य 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध? नंबर 1 पर आता है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां स्थित है? यह स्थित है MP मंदसौर। मंदसौर MP के अंदर स्थित है। अब देखो, चंबल नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध, या चंबल नदी घाटी परियोजना में बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, मंदसौर, मध्य प्रदेश के अंदर। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध, चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध। बड़ो बांध कितनों को बड़ो है? बड़ा बांध है तो कितना का बड़ा है? तो इसकी लंबाई है
वो है 510 मीटर। 510 मीटर यानी लगभग 1600-1700 फुट। 510 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 62 मीटर। इतना बड़ा देखो, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया सबसे बड़ा बांध, 510 मीटर लंबाई, 62 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। इसके बाद में लिखो इससे विद्युत उत्पादन कितनी होती है। कहा गया तो यहाँ पर विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन इससे कितनी होती है, इससे होती है, इसके अंदर क्या है, 5 इकाई है, 5 इकाई है, प्रत्येक इकाई से कितनी विद्युत उत्पादन होती है, 5 गुणा 23 यूनिट होती है। कितना हो गया, 5 × 15 और 115 मेगावाट क्या होती है। गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट, मेगावाट होगी, मेगावाट, मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है गांधी सागर बांध से। एक कितने का, 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद में तमिल नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध। तो फिर इसके बाद में नंबर 2 पर बांध बनाया गया था, वो था कोटा बैराज। नंबर 1 बांध हो गया, नंबर 2 पर कोटा बैराज। नाम से पता चल रहा है कहां स्थित है, कोटा के अंदर, कोटा के अंदर स्थित है। तो सर्वाधिक लाभ किसे होगा, कोटा, बारा, बूंदी को, क्योंकि जो पास पास जिले उन्हीं को होगा। कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, इन्हीं को होगा सबसे ज्यादा लाभ। इस बांध में सर्वाधिक लाभ कोटा बैराज स्थित है, कोटा के अंदर। और ये बांध केवल सिंचाई के लिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला बांध है ये। इससे केवल क्या होती है, सिंचाई होती है। इस बांध से केवल क्या होती है, सिंचाई होती है। कोटा बैराज से क्या होती है, केवल सिंचाई। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला बांध, सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला बांध कौन सा है, कोटा बैराज। इससे केवल क्या होती है, सिंचाई होती है, बिजली नहीं बनाई जाती। अब देखिए बांध बनाया गया है एमपी के किनारे पर है, तो इससे जो दाईं तरफ नहर निकलेगी, दाईं तरफ की नहरें कहा जाती है, एमपी के अंदर। और बाईं तरफ की नहरें, बाईं तरफ की नहरें आती है राजस्थान के अंदर। दाईं तरफ की नहरें एमपी के अंदर जाएगी और बाईं तरफ की नहरें कहाँ आएगी, राजस्थान के अंदर आएगी। तो इससे सर्वाधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई होती है बारा, फिर आ गया कोटा और फिर आ गया बूंदी। क्रम से बारा, कोटा, बूंदी सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला बांध। सर्वाधिक सिंचाई होती है बारा, कोटा, फिर बूंदी के अंदर। इससे क्या है, 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। इस बांध से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। प्रथम चरण चल रहा है, इस कोटा बैराज से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। आठ लिफ्ट नहरें। लिफ्ट नहर क्या होता है आपको बता दिया। नीचे से पानी ऊपर उठाना क्या कहलाता है, लिफ्ट नहर कहलाता है। लिफ्ट नहर होगी, नीचे पानी उठाया ऊपर नहर में डाल दिया। तो इस 8 लिफ्ट नहरों की ट्रिक है। ट्रिक देखो, दीपक और गणेश, दीपक और गणेश अंता के साथ लाइट चली गई, लाइट चली गई तो दोनों सोचना था क्यों लगा लिया, ठीक है। तो दीपक और ट्रिक है, दीपक और गणेश अंता के साथ सोचा। 8 लिफ्ट नहरें है किसकी, ये है 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज से निकाली गई। 8 लिफ्ट नहरें हैं जिनकी ट्रिक है दीपक और गणेश अंता के साथ सोचा। दीपक और गणेश अंता के साथ सोचा। तो इनकी 8 लिफ्ट नहरों की ट्रिक मैंने आपको बता दी। 8 लिफ्ट नहरें और बता देता हूं कौन कौन सी है।
8 लिफ्ट नहरें हैं। पहले आ गया दीपक, तो नंबर 1 पर आ गई, दी से बन गई दिगोंद, पै से बन गई पंचेल, दिगोंद लिफ्ट नहर, पंचेल लिफ्ट नहर, कै से बन गई कचारी लिफ्ट नहर, कचारी लिफ्ट नहर। इसके बाद में आया है गणेश, तो ये हो गई नंबर 4 पर गणेशगंज, गणेशगंज लिफ्ट नहर। ऐसे बनेगी अंता लिफ्ट नहर, अंता लिफ्ट नहर। फिर इस दूसरे वाले ऐसे बनेगी ए अंता लिफ्ट नहर, ए अंता, सॉरी अंता माइनर है, अंता माइनर, ट्रिक बोल दी, ट्रिक बोल दी है अंता, अंता माइनर लिफ्ट नहर। नंबर 7 पर क्या आ गया, सै, तो सै से बनेगी सोरखंड लिफ्ट नहर, सोरखंड लिफ्ट नहर। और नंबर 8 पर आ गया जा, तो इससे होगी जाली, जालीपुरा, जालीपुरा लिफ्ट नहर, दिगोंद लिफ्ट नहर, पंचेल लिफ्ट नहर, कंचारी लिफ्ट नहर, गणेशगंज, अंता माइनर, सोरखंड और जालीपुरा। अब कहां पर व्यक्ति है, यानी देखा है सर्वाधिक सिंचाई होती है 12 के अंदर, तो लगभग सिंचाई 12 के अंदर होगी, तो कोटा, ये दिगोंद जाती है कोटा के अंदर, और एक जालीपुरा ये जाती है कोटा के अंदर। बाकी सभी कहां जाती है, 12 के अंदर। बाकी सभी लिफ्ट नहर कहां जाती है, 12 के अंदर। तो ये हो गया अपना प्रथम चरण पूरा, किसका, चंबल नदी घाटी योजना का प्रथम चरण क्या हो गया, पूरा हो गया।